नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक भूगोल के विकास का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक भूगोल का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इसका अध्ययन 2000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, किंतु इसका एक विशिष्ट विषय के रूप में उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तर में हुआ। इससे पूर्व इसका अध्ययन मानव भूगोल में शामिल था। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से राजनीतिक भूगोल की विकास की प्रक्रिया को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसके अध्ययन को हम 3 कैटेगरी करके अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है वातावरण संबंधों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल रिलेशनशिप। दूसरा है राष्ट्रीय शक्ति अध्ययन, द स्टडी ऑफ नेशनल पावर। तीसरा है राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रीजन। एक में पावर का अध्ययन है, एक में प्रदेशों का अध्ययन है और एक में है वातावरण के साथ संबंध। नंबर 1, वातावरण संबंधों का अध्ययन। प्राचीन विद्वानों ने वातावरण एवं मानव के संबंधों को व्यक्त करते समय अनेक विचार क्षेत्रीय अथवा राजनीतिक भिन्नताओं के संबंध में प्रस्तुत किए। प्राचीन यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स 460-376 बीसी ने प्राकृतिक वातावरण एवं मानव के विकास के संबंध में विचार व्यक्त किए। प्लेटो एवं अरस्तु ने भी इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है कि ठंडे क्षेत्रों में विशेषकर यूरोप के निवासियों में अत्यधिक उत्साह होता है, किंतु उसमें कौशल एवं बुद्धिमत्ता की कमी होती है। चुस्त तो होते हैं लेकिन उनमें बुद्धिमत्ता की कमी होती है। इसी कारण वे अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र रहे, किंतु राजनीतिक विकास नहीं किया और न ही अन्य देशों पर शासन करने की क्षमता रखते हैं। एशिया के निवासी कौशल एवं बुद्धिमत्ता से युक्त हैं, किंतु उत्साह के अभाव में वे अन्य लोगों के दास रहे। एक अन्य यूनानी दार्शनिक स्ट्रेबो ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी में व्यक्त किया कि एक विशाल राज्य के लिए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार एवं एक शासक होना आवश्यक है। उन्होंने रोमन साम्राज्य में स्थिति, जलवायु एवं संसाधनों की दृष्टि से इटली को सर्वोत्तम प्रदेश बताया। इसके बाद अंधयुग में भौगोलिक विचार धार्मिकता से युक्त एवं सीमित रहे। 16वीं शताब्दी में पुनः प्राकृतिक वातावरण एवं राजनीतिक स्वरूप में संबंध स्थापित किए जाने लगे। बोधिन ने बताया कि राष्ट्रीय विशेषताएं जलवायु, धरातल के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। मोंटेस्क्यू ने जलवायु, धरातल, महाद्वीप का मनुष्य की राजनीतिक व्यवस्था एवं नियमों पर प्रभाव व्यक्त किया। उनके अनुसार मैदानी प्रदेशों वृहत साम्राज्यों के लिए सहायक हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्र स्वतंत्रता की भावना के पोषक तथा स्वतंत्रता के लिए उत्कंठित रहते हैं। द्वीप पर रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति अन्य प्रदेशों के लोगों की तुलना में अधिक सजग होते हैं। वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये सारे जो बातें कही इन्होंने भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कि कहाँ पर किस प्रकार ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र है तो वो आलसी टाइप के रहते हैं, जहाँ पर प्राकृतिक आपदा आने का रहता है तो वो लोग सतर्क रहते हैं। 19वीं शताब्दी में वातावरण से संबंधित विचारों को परिमार्जित ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस समय राजनीतिक भूगोल का विकास 2 जर्मन भूगोलवेत्ताओं कार्ल रिटर एवं फ्रेडरिक रेटजेल, जो मानव भूगोल का जन्मदाता भी है, के द्वारा किया गया। नंबर 2 आता है राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन। राजनीतिक भूगोल की द्वितीय मुख्य एवं प्रवृत्ति भौगोलिक परिवेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन है। इसके अंतर्गत उन सभी कारणों का विश्लेषण किया जाता है जो एक राज्य की राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं। रेटजेल ने जैविक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट की विचारधारा प्रस्तुत की। उनके अनुसार राज्य एक जीव है जो स्थान के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। एक राज्य उपयुक्त भौगोलिक वातावरण में ही अपने क्षेत्र का विकास करता है। तत्पश्चात एक शक्तिशाली
राज्य के रूप में विकसित हो जाता है। रेटजेर ने 1897 में पॉलिटिकल ज्योग्राफी प्रकाशित हुई। इसे राजनीतिक भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध ग्रंथ माना जाता है। इस पुस्तक के अनुसार राज्य का क्षेत्र राज्य की शक्ति का द्योतक होता है। जितना बड़ा राज्य होता है उतना ही अधिक उसको शक्तिशाली माना जाता है। यदि राज्य के क्षेत्र में कमी आते हैं तो राज्य कमज़ोर माना जाता है या कमज़ोर होता है। स्वीडिश भूगोलवेत्ता रूडोल्फ केजेलिन ने रेटजेर से मिलते जुलते विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने राज्य को जीवित इकाई के रूप में माना तथा ये स्पष्ट किया कि राज्य की नैतिक एवं ज्ञानात्मक क्षमता का भी राज्य की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है कि उसको कितनी नॉलेज है। केजेलिन ने सर्वप्रथम जियोपॉलिटिक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि सामुद्रिक शक्ति का अंत होकर वास्तविक शक्ति स्तरीय राष्ट्रों के हाथ में होगी तथा जर्मनी को उन्होंने प्रमुख स्तरीय शक्ति के रूप में वर्णित किया। राजनीतिक भूगोल में राष्ट्रीय शक्ति के अध्ययन की प्रक्रिया में भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स के सिद्धांत का विकास हुआ। इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मनी के भूगोलवेत्ता एवं सैनिक अधिकारी कार्ल हार्सोफर थे। हार्सोफर ने रेटजेर के समान राज्य को जीव मानते थे एवं क्षेत्र की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, किंतु रेटजेर ने भिन्न वो राष्ट्रवादी थे तथा अपने विचार पूर्णतः जर्मनी पर केंद्रित रखते थे। अमेरिकी विद्वान एवं नौसेना के विशेषज्ञ एल्फ्रेड थायर महान ने जर्मनी विद्वानों से भिन्न विचार प्रस्तुत किए एवं सामुद्रिक शक्ति को अधिक महत्व दिया। विश्व शक्ति के अध्ययन से संबंधित प्रसिद्ध सिद्धांत हृदय क्षेत्र का संतान हार्टलैंड थ्योरी का प्रतिपादन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता सर हेरफोर्ड मैकेंडर ने 1861 से 1947 में सन 1904 में किया। उनके अनुसार यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी और आंतरिक क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जहां सामुद्रिक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यही क्षेत्र अंत में प्रमुख स्तरीय शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। अमेरिकी भूगोलवेत्ता निकोलस जे स्पाइकमैन ने रिमलैंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसमें उन्होंने यूरेशिया पर अधिकार के पश्चात विश्व पर अधिकार का विचार प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने हार्टलैंड के चारों ओर स्थित देशों को रिमलैंड की संख्या दी तथा उन्हीं को सामरिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त बताया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तकनीकी विकास के फलस्वरूप विश्व के सामरिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अब वायु शक्ति की प्रधानता हो गई। इन नवीन तथ्यों को ध्यान में रखकर मेजर अलेक्जेंडर सेवर्स्की ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने शक्ति क्षेत्रों को उत्तरी अमेरिका यूरेशिया में विभक्त किया तथा ये मत व्यक्त किया कि प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों को अपनी सैनिक स्थिति सुदृढ़ करने का सदैव प्रयत्न करते रहने चाहिए। तीसरा आता है राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन। 20वीं शताब्दी में यद्यपि राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित कार्यों की प्रमुखता रही, किंतु राजनीतिक भूगोल से संबंधित समस्याओं का गहन अध्ययन भी किया जाने लगा। सन 1921 में ईसा बोमेन की पुस्तक द न्यू वर्ल्ड प्रकाशित हुई, जिसमें विश्व के समस्त देशों का राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण से अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के 3 उपविभागों में विभक्त किया गया। नंबर 1, राजनीतिक क्षेत्रों का सैद्धांतिक अध्ययन या थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रीजन्स। 2, राजनीतिक उपक्रमों का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। और तीसरा, विशिष्ट राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पॉलिटिकल एरियाज। राजनीतिक क्षेत्रों का सैद्धांतिक अध्ययन। राजनीतिक भूगोल सैद्धांतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम कार्य किया गया। विस्ली ने के अनुसार राजनीतिक घटनाओं में क्षेत्रीय भिन्नता ही राजनीतिक भूगोल का मूल तत्व है। इस प्रकार हेंस, विगर्ट, टी हेरमैन, हार्टसोन आदि भूगोलवेत्ताओं ने राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु को स्पष्ट किया। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत राज्य से संबंधित तथ्य जैसे राजधानी, सीमाएं, प्रशासनिक विभाग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। राजनीतिक भूगोल में अध्ययन के लिए हार्टसोन ने 1935 में
आकृतिक उपागम मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच प्रस्तुत की। सन 1950 में उन्होंने परिवर्तन कर कार्यात्मक उपागम फंक्शनल अप्रोच का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार 1955 में स्टीफन जोन्स ने राजनीतिक क्षेत्र के अध्ययन के लिए संयुक्त क्षेत्र का सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का प्रतिपादन किया। जीन गॉटमैन ने राजनीतिक क्षेत्रों के क्षेत्रीय संगठन निर्धारण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। डेविड नेफ्ट के द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकी सूत्र द्वारा एक राज्य का विदेशी क्षेत्र में सापेक्षिक प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। राजनीतिक उपक्रमों का अध्ययन। राजनीतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होने वाले तथ्यों तथा राजनीतिक शक्तियों को परिचालित करने वाले विचारों को राजनीतिक उपक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विशिष्ट राजनीतिक तथ्यों जैसे सीमाएं, राजधानी आदि पर अनेक लेख एवं पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। सीमाओं पर एच.डब्ल्यू. बोग्स, स्टीफन जोन्स, विक्टोरिया आदि ने पुस्तकें लिखी। जोन्स, नॉर्मन, पोंड्स, ई. फिशर, रेडिस, क्रिस्टोफ, जॉन ब्रोक, एडवर्ड उलेमान आदि ने सीमाओं से संबंधित लेख लिखे। राजधानियों पर O.H. के स्पेट, वी. कॉर्निस का कार्य महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर मेलाडी और G.W.S. रॉबिन्सन ने तटस्थ क्षेत्रों पर और J.R.V. प्रेस्कॉट और जॉन के राइट का निर्वाचन के संबंधित कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने अपने अपने विचार विभिन्न क्षेत्रों में, किसी ने आपके निर्वाचन पर दिया है, किसी ने राजधानियों पर दिया है, किसी ने सीमाओं पर अपने कि सीमाएँ किस प्रकार से होनी चाहिए, राजधानी कहाँ होनी चाहिए, निर्वाचन किस प्रकार से होना चाहिए, अपने विचार व्यक्त किए, पुस्तकें लिखी हैं। राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन। राजनीतिक भूगोल में किसी क्षेत्र विशेष को आधार मानकर भी उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें विशेषकर राजनीतिक समस्या से युक्त क्षेत्रों का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें राजनीतिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कर भौगोलिक दृष्टिकोण से उनका निराकरण प्रस्तुत किया जाता है कि इस समस्या का क्या भौगोलिक और राजनीतिक कारण है और उसको किस प्रकार इसका निदान किया जा सकता है। एस. वामवाग ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जनमत संग्रह का अध्ययन किया। एस. साउसरमैन ने 1918 के पश्चात यूरोप में हुए क्षेत्रीय परिवर्तनों को स्पष्ट किया। कीथ बुचन ने उत्तरी नाइजीरिया की एकता एवं अनेकता का तथा स्पेट ने भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण विचार दिए। B.L. सुखवाल ने भारत के राजनीतिक भूगोल की विविध पक्षों की व्याख्या पर पुस्तक लिखी। A.E. मूडी, हार्टसॉन, रॉबर्ट प्लाट, जॉर्ज हॉफमैन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं द्वारा उत्पन्न समस्याओं पर विचार प्रस्तुत किए। राजनीतिक भूगोल का ऐतिहासिक विकास या राजनीतिक भूगोल के विकास का इतिहास क्या है कि किस प्रकार कब कब क्या क्या इसमें कैसे राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है। राजनीतिक भूगोल के ऐतिहासिक विकास से अभिप्राय इसके समयानुकूल विकास की प्रक्रिया से है कि संक्षेप में राजनीतिक भूगोल के ऐतिहासिक विकास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। राजनीतिक भूगोल के प्रारंभिक प्रवर्तक कि राजनीतिक भूगोल की नींव या कब से प्रारंभ हुई, किन विद्वानों ने इसको नींव का कार्य किया। हिपोक्रेटस, प्लेटो, अरस्तु आदि विचारकों ने राजनीतिक भूगोल से संबंधित विचार प्रस्तुत किए। यद्यपि इस काल में राजनीतिक भूगोल का अलग से विकास नहीं हुआ था। ये कार्य 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। 17वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल विलियम पेटी ने 17वीं शताब्दी के मध्य में व्यक्त किया कि भूगोल राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अनेक राजनीतिक भूगोलिक पक्षों जैसे राज्य का भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र, राजधानी को नियंत्रित करने वाले तत्व आदि का विश्लेषण किया। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल इस काल में वर्तमान भूगोल के प्रमुख प्रवर्तक इमैनुएल कांट थे। उन्होंने भूगोल की अनेक शाखाओं के साथ राजनीतिक भूगोल का भी उल्लेख किया। उनके प्रमुख जर्मन शिष्यों फ्रेडरिक हेनरिच, हेम्बोल्ट, कार्ल रिटर, ज़ेटज़ेल आदि ने राजनीतिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल इस काल में रेटजेल ने राजनीतिक भूगोल का क्रमशः विवेचन अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ज्योग्राफिया में किया। वास्तव में रेटजेल ने वर्तमान
राजनीतिक भूगोल की आधारशिला रखी जो बाद में भूगोलवेताओं के लिए मार्गदर्शक रही। 20वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। इसके एक प्रारंभिक काल में जर्मन भूगोलवेताओं ने जियोपॉलिटिक से राजनीतिक भूगोल को राज्य विस्तार एवं युद्ध प्रवर्तक के रूप में प्रस्तुत किया। इस काल में रुडोल्फ केजेलिन, कार्ल हासोफर आदि ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया। विश्व शक्ति विश्लेषण एवं सामरिकता से संबंधित अन्य भूगोलवेताओं ने एल्फ्रेड थायर महान, मैकेंडर स्पाइकमैन, एलेक्जेंडर डी सेवर्स्की आदि थे। वर्तमान शताब्दी में राजनीतिक भूगोल के विविध पक्षों का विकास हो रहा है। राज्य प्रशासन, निर्वाचन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक घटनाक्रम आदि का प्रमुखता से अध्ययन किया जाता रहा है। वर्तमान राजनीतिक भूगोलवेताओं में प्रमुख है हार्टसॉन, विट्सले, स्टीफेन जोन्स, जीन गॉटमैन, नॉर्मन फोन्स, OHK स्पेड, JRB प्रेस्कॉट, AE मूडी आदि हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने राजनीतिक भूगोल का विकास एवं राजनीतिक भूगोल के विकास का इतिहास क्या रहा, किस युग में इसका किस प्रकार से विकास हुआ है, इसका अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।